चलो चालू करें वापस से। हाँ भाई बता दो एक बार, सभी लोग चालू करें। तैयार हो? मिल गई एनर्जी? है डेडिकेशन? पीछे जो बात लिखी हुई है बोर्ड में उसको खुद पे लागू करो। डेडिकेशन है कि नहीं है भाई? आज की क्लास अपनी सिर्फ क्या है, एक वार्म अप क्लास है। आज की क्लास अपनी क्या है, सिर्फ एक वार्म अप क्लास है। अपन आज क्या कर रहे हैं, पूरा सिलेबस समझ ले रहे हैं, एक प्लान समझ ले रहे हैं कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। वरना क्या हो जाएगा, हम रास्ते से भटक जाएंगे। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, हम रास्ते से भटक जाएंगे, और रास्ते से भटकने में होगा क्या, हम हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अपने को क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम निकालना है। ज्ञानी नहीं बनना है अपने को, है ना। ज्ञानी बनने के लिए क्या कर लेंगे भाई, पॉलिटिकल साइंस में एमए कर लो। ज्ञानी बनने के लिए अपने को उससे मतलब नहीं भाई, अपने को क्या है, एग्जाम निकालने आए अपन, है ना। तो एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो योर लैक ऑफ डेडिकेशन, योर लैक ऑफ डेडिकेशन इज एन इंसल्ट, योर लैक ऑफ डेडिकेशन इज एन इंसल्ट टू ऑल ऑफ दोज हु बिलीव्स इन यू। अगर आप क्या करते हैं, अपने डेडिकेशन में एक पैसे की भी कोताही लेकर के आते हैं, कमी लेकर के आते हैं, तो इस बात की पूरी गारंटी मैं देता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, अपने आप पर जो लोग विश्वास करते हैं, आप पर कौन विश्वास करते हैं, आपके माता पिता विश्वास करते हैं, आप स्वयं विश्वास करते हैं अपने आप पर। तो अगर आप एक पैसे का भी अपने डेडिकेशन में कमी लेकर के आते हैं, डेडिकेशन किस चीज के प्रति, आपके अपने लक्ष्य के प्रति, उसमें एक पैसे की अगर आप कमी लेकर के आते हैं, तो ये पूरी गारंटी है कि आप क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, उन लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं जो आप पे विश्वास करते हैं। वो मानते हैं, वो विश्वास करते हैं कि संतोष जी क्या करेंगे, एग्जाम निकालेंगे, अतुल जी एग्जाम निकालेंगे। और अतुल जी, संतोष जी, अन्य कोई भी आप में से जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सब तब एग्जाम तभी क्रैक कर पाएंगे जब फुल्ली डेडिकेटेड होकर के, अपना संपूर्ण 100% देकर के क्या करेंगे, काम करेंगे। वरना तो क्या हो जाएगा कि भाई आलस आ रहा है, भाई बैठे हुए आलस आ रहा है, तो फिर एग्जाम ऐसे में नहीं निकलता भाई, है ना। बहुत पढ़ना पड़ता, भयंकर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चालू करते हैं आज की अपनी 10th यूनिट की क्लास। वार्म अप हो गया होगा, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये मैंने आपको बातें समझा दी थी, वापस वही लिखा हुआ है। ठीक है, इन सब चीजों में वापस नहीं जाएंगे हम, इन सब चीजों में वापस नहीं जाएंगे कि 3 स्टेज में पेपर होता है, प्री में 2 पेपर होते हैं, ये सब आपको बातें पहले से पता है, वापस हम उसमें नहीं बढ़ेंगे, है ना। हम बढ़ेंगे किसमें, हम बढ़ेंगे किसमें कि कितने क्वेश्चन आए थे, हम बढ़ेंगे किसने, कितने क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। और वहां से हम क्या करेंगे, अपना तय करेंगे कि हमको सिलेबस क्या है, में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितनी चीजें पढ़नी है। आपको आयोगों में पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लिमिटेड पढ़ना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसी लिमिटेड में आप कैसे आप पूरे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, एकदम फ्लो चार्ट के माध्यम से। बहुत ज्यादा मोटी मोटी 2-2 से पेज की किताब लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, मैं आपको जितना बताऊंगा उतना आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और इस बात की फिर गारंटी मैं देता हूं कि उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बात स्पष्ट है। 2021 में 6 क्वेश्चन आए हुए थे यहां से। देखो, ये जो 10वीं यूनिट वाला पोर्शन है ना, ये जो 10वीं यूनिट वाला पोर्शन है, ये कब जोड़ा गया आपके सिलेबस में, 2020 में जोड़ा गया। उसके पहले तक 10वीं यूनिट जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी, उसके पहले तक 10वीं यूनिट जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। तो 2020 में पहली बार इसको जोड़ा गया था। उसके पहले तक इसमें क्या होता था, इसके स्थान पर 3 अधिनियम होते थे, SC/ST एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट और ह्यूमन राइट्स एक्ट, वो 3 अधिनियम होते थे। अब क्या कर दिया गया, टोटल 17 आयोग शामिल कर दिए गए। 2020 में जब शामिल किया पहली बार तो 5 क्वेश्चन आए थे, 2021 में क्या आए, 6 क्वेश्चन आए। 2021 में कितने आए, 6 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो अब हमको इनको क्या करना है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखो, मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले सिलेबस में क्या क्या बातें दी गई हैं। तो सिलेबस में डायरेक्टली 17 आयोगों के नाम लिखे गए हैं, सिलेबस में डायरेक्टली 17 आयोगों के नाम लिखे गए हैं। और आखिरी में लगा दिया गया है एक बहुत भारी शब्द, आखिरी में एक बहुत भारी शब्द लगा दिया गया है। वो क्या शब्द है भाई, आपका आदि। भाई ये तो 17 तुम पढ़ ही लो, और कुछ श्रद्धा भक्ति हो तो वो भी पढ़ लेना, ये हमारी श्रद्धा भक्ति होगी तो हम पूछ लेंगे। तो अपने को आदि वाले पोर्शन पे भी क्या करना रहेगा भाई, फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि अल्पसंख्यक आयोग हो गया, जैसे कि क्या हो गया आपका अल्पसंख्यक आयोग हो गया, जैसे कि क्या हो गया आपका दिव्यांग आयोग हो गया, इस प्रकार की चीजें आपके उसमें आ जाएंगी, है ना। खैर, तो जैसे इसमें सिलेबस में क्या है, सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग दिया हुआ है। ठीक है,
आपका इलेक्शन कमीशन, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको आप इलेक्शन कमीशन के रूप में जानते हैं, ठीक है, जिसको आप इलेक्शन कमीशन के रूप में जानते हैं। और भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी दिया हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी दिया हुआ है। तो राज्य निर्वाचन आयोग किसके परिप्रेक्ष्य में? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। अब राज्य निर्वाचन आयोग जो आपको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, उसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, किस अनुच्छेद में वर्णन है, ये सब हम अभी चर्चा करेंगे कि हमको उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन बातों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। अब अगर जब संघ लोक सेवा आयोग पढ़ोगे आप, तो उसका छोटा भाई कौन है? एमपीपीएससी। देखो, छोटा भाई क्या होता है? बड़ा भाई क्या होता है? जिम्मेदार होता है। बड़ा भाई क्या होता है? जिम्मेदार होता है। बड़ा भाई क्या होता है? परिवार को आगे लेकर के बढ़ता है। बड़ा भाई क्या करता है? एक क्या बोलना चाहिए, जिम्मेदारी पूर्ण क्या है, रवैया अपनाता है। जबकि छोटा भाई क्या होता है? लापरवाह होता है। यूपीएससी के एग्जाम टाइम टू टाइम होते हैं। बड़ा भाई जिम्मेदार है, अपनी क्या है, जिम्मेदारियों को समझता है। उसका छोटा भाई एमपीपीएससी लापरवाह है, एग्जाम ही टाइम से नहीं करवाता भाई, ठीक है। अभी क्या है, एग्जाम ही टाइम से नहीं करवाता है। लेकिन क्या है, परिवार में दोनों का महत्व होता है। परिवार में बड़े भाई का भी महत्व होता है और छोटे भाई का भी महत्व रहता है। अपन दुत्कार के भगा नहीं पाते ना उसको, बोले नहीं तू जा, तय जा, हम तो ही ना देखा है ना, अपन ऐसा नहीं बोल पाते हैं। तो अपने क्या उसको पास में रखना होता है, तो उसको भी पास में रख करके चलेंगे, ठीक है। तो एमपीपीएससी हो गया आपका। इसी में क्या आता है? नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। इसी में क्या आता है आपका? कैग आ जाता है, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था अभी पॉलिटी वाली क्लास में कि कैसे कैग से निरंतर प्रश्न आ रहे हैं, कैग वाले पोर्शन से निरंतर प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैग वाला पोर्शन हो जाता है। और कैग वाला जो पोर्शन है आपका, कैग वाला जो पोर्शन है आपका, उसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी पढ़ना होता है हमको, उसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी पढ़ना होता है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? महालेखागार कार्यालय। किस नाम से जानते हैं? महालेखाकार कार्यालय के नाम से जानते हैं, जो कि कहां है? महालेखाकार का कार्यालय मध्य प्रदेश में कहां है, बताओ दोस्त, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका? कैग हो जाता है। इसके बाद आता है नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है, कब स्थापना हुई, वर्तमान में उसके कौन पदेन सदस्य हैं, पदेन उसके अध्यक्ष हैं, उसके उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। उसके पहले की जो व्यवस्था थी योजना आयोग वाली, उसके पहले की जो व्यवस्था थी कौन सी? योजना आयोग वाली, वो कब स्थापित हो गई थी? योजना आयोग के ऊपर क्या होती है? एक एनडीसी होती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होती थी? एनडीसी होती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको क्या कहते हैं? सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता था एक टाइम पे, कि भाई कैबिनेट जो भी निर्णय लेगी उसका रिव्यू कौन करता था? एनडीसी करती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। बात स्पष्ट है। इसके बाद आता है आपका मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन एचआरसी आ जाता है। अब जब आप मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे तो उसको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ेंगे। जब आप महिला आयोग पढ़ेंगे तो उसको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। जब आप बाल संरक्षण आयोग पढ़ेंगे तो उसको भी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। बात स्पष्ट है। तो हमको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा, भले ही आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। जैसे आप में से अभी किसी ने कहा कि सर ये तो सिलेबस में मेंशन नहीं है। नहीं, हमको क्या करना है? सिलेबस की बिटवीन द लाइन क्या है पढ़ने की आवश्यकता है। सिलेबस डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? सिलेबस डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि हमको सिलेबस के बिटवीन द लाइन क्या नहीं लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा है उसको भी समझने का प्रयास करना है कि हाँ ये भी पोर्शन कवर हो सकता है। आपको कल राकेश सर की क्लास हुई थी ना, राकेश सर की जो स्ट्रेटजी की क्लास हुई थी, जिन लोगों ने नहीं देखी एक बार देख लीजिए आप लोग। उसमें यही तो बातें की गई थी कि सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम सिलेबस नहीं समझेंगे, मतलब अगर हम होटल खाना खाने जाते हैं भाई, अगर हम रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं और हम क्या है पहले मेनू में क्या क्या शामिल चीजें हैं या मेनू चार्ट ना देखें हम उनका, तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई रेस्टोरेंट में क्या क्या खाना है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिलेबस पहले समझना पड़ेगा। बात स्पष्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, एससी एसटी आयोग जिसको बोलते हैं। तो एससी आयोग अलग है, एसटी आयोग अलग है। पहले क्या होता था? कंबाइंड होता था। पहले क्या होता था? कंबाइंड होता था। अभी तो क्या है, दोनों भाई अलग अलग है और दोनों क्या है? संवैधानिक आयोग हैं। तो इनको हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इसी में आपका ओबीसी आयोग, जैसे मैंने पीछे पॉलिटी क्लास में आपसे बात करी थी ओबीसी आयोग के बारे में थोड़ी सी। इसके बाद आता है आपका सूचना आयोग आ जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कमीशन आ जाता है आपका।
सूचना आयोग किसके तहत स्थापित किया गया? सूचना आयोग। सूचना आयोग किस कानून के तहत स्थापित किया गया? बताइए आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, गोयल साहब। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें खाद्य संरक्षण आयोग, और बहुत भारी जो शब्द दिया हुआ है वो क्या है आपका? इत्यादि। अब इस इत्यादि का मतलब आयोग को स्वयं नहीं पता है। इस इत्यादि का मतलब आयोग को स्वयं नहीं पता है। ठीक है, शैलजा पांडे जी, आरटीआई 2005 में, बहुत बढ़िया है ना। तो इस इत्यादि का मतलब आयोग को स्वयं नहीं पता है। तो जैसे मध्य प्रदेश में गठित किया गया प्रवासी आयोग, मध्य प्रदेश में गठित किया गया प्रवासी आयोग। इसके अलावा क्या हो गया आपका? अल्पसंख्यक आयोग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो रैंडम आयोग बनाए जाते हैं ना अलग अलग टाइम पीरियड पे, उनको भी हमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस इत्यादि शब्दों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये जो यूनिट है हमारी, ये जो यूनिट है हमारे सिलेबस के लिए अभी मात्र 2 साल ही पुरानी हुई है। ये यूनिट हमारे सिलेबस के लिए मात्र अभी 2 साल ही पुरानी हुई है, इसलिए इसके संबंध में हमारे पास ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो लोग क्या करते जाएंगे? अपनी गहराई बढ़ाते जाएंगे, और उस गहराई में होगा क्या? तो आपको इत्यादि वाले पोर्शन से प्रश्न पूछने लग जाएंगे। बात स्पष्ट है यहां तक? ठीक है, तो ये तो क्या था आपका? सिलेबस था। अब आते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 2021 के पेपर में कितने क्वेश्चन आए? 6 क्वेश्चन। 2020 के पेपर में कितने आए? 4 या 5 क्वेश्चन आए। तो ये जो 6 क्वेश्चन है अथवा 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है, राहुल मिश्राम जी, 12 अक्टूबर 2005, बहुत बढ़िया है ना राहुल जी। तो ये जो 4 या 5 क्वेश्चन आए आपके, तो इसके तहत किस किस प्रकार के प्रश्न आए, और इन किस किस प्रकार के प्रश्नों को जब हम देख लेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि हम क्या स्ट्रेटजी रखेंगे अपनी पढ़ने की। और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको फिर से कि यूनिट 10 वाले पोर्शन को अपन इस तरीके से पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से कि कुछ भी भूलेगा नहीं और कुछ भी उसके बाहर नहीं जाएगा। अब आपको बड़ी बड़ी भारी पुस्तकें उठा के बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई भारी पुस्तकें उठा के बैठने के लिए मैं हूं ना, आप क्यों बैठोगे फिर उसको पढ़ने के लिए, है ना। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की क्वेश्चन आया हुआ था आपका। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है? मतलब सिंपल सा क्या है कि भाई नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाती है, तो उस समिति के मेंबर क्या क्या होते हैं? उस समिति के मेंबर क्या क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे ही क्या आ जाता है आपका? राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ये आपका किसके तहत आ जाएगा? जो हमने निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है उसके तहत आ जाएगा। ठीक है, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होती है? जो हमने इस क्वेश्चन को हमने पॉलिटी में भी कवर किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को पॉलिटी में भी कवर किया था। ऐसे ही है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो आयोग ने बोला कि 5 होते हैं। आयोग ने बोला कि 5 होते हैं। बच्चों ने बोला कि नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो। तो आयोग ने बोला कि देखो हम लोग 5 लोग बैठे थे, हमने समोसा खाया था बैठ करके, और 2019 का रीमेंस कैंसिल करवाया था, तो हमको पता है कि 5 ही लोग होते हैं। ठीक है, तो आयोग क्या भैया? माई बाप है ना। इसके अलावा भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। मतलब कहेगा अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न का क्या रहता है? आपका नेचर रहता है, इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका जैसे एमपीपीएससी हो गया तो इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, नेचर देख रहे हैं आप प्रश्न का। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी स्ट्रेटजी पर। अब हम आते हैं हमारी स्ट्रेटजी पर कि हम क्या प्लान रखेंगे, किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारी पूरी प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें क्या आता है आपका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी उसको हम समझेंगे, उसको बनाएंगे कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को ही कवर करना है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या है, परीक्षा निकालने आए हैं, ज्ञानी बनने नहीं आए हैं। ज्ञानी बनने के लिए फिर क्या है भाई, पॉलिटिकल साइंस में अपन एमए कर लेंगे क्योंकि पॉलिटी है। तो ठीक है, अपन क्या है, परीक्षा निकालना है, परीक्षा पास करना है, नौकरी लेनी भाई, है ना।
नौकरी लेनी है, ज्ञानबाजी तो उसके बाद भी चलती रहेगी, पढ़ते रहो जीवन भर, अपने को वो काम नहीं करना, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हमने पैटर्न समझने का प्रयास किया अभी। दूसरा, की मेजर एरियाज, प्रमुख बिंदु कौन से होंगे जिनको हमको कवर करना चाहिए, प्रमुख बिंदु कौन से होंगे जिनको हमको कवर करना चाहिए, वो मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाता हूं अभी। जैसे कि उदाहरण के लिए बात कर लेता हूं कि भाई जो उसमें क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जो अध्यक्ष होता है, उसमें क्या होती हैं, जो समितियां होती हैं, उसमें क्या होती हैं, जो समितियां होती हैं, इन सब की नियुक्ति कैसे होती है, इनके मेंबर कौन कौन होते हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहला अध्यक्ष कौन है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, या कुछ और विशेष रहा होगा, कोई पहला मुस्लिम रहा होगा, इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो ये क्या है, की मेजर एरियाज हमको पकड़ने की आवश्यकता है, इसको अभी हम डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। और ये जो डिटेल से चर्चा करूंगा मैं आपके साथ, इसी के आधार पर मैं आपको आपकी क्लास चलाऊंगा, इसी के आधार पे मैं आपकी क्लास चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, बड़ी आसानी से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि सेल्फ नोट्स विथ इनहांस कंटेंट। इस वाले पॉइंट को आपको सबकी क्लास में फॉलो करना है, इससे बढ़िया मजबूत पॉइंट कुछ नहीं होगा। आप क्या करते हैं, अलग अलग पुस्तकें उठा करके बार बार पढ़ते हैं कि आपने क्या कर लिया, इस बार क्या कर लिया, दर्पण की पुस्तक से पढ़ लिया आपने, फिर अगली बार क्या कर लिया आपने, महावीर की पुस्तक से पढ़ लिया, अगली बार किसी और पुस्तक से पढ़ लिया। इस चीज में नहीं पढ़ना है अपने को। अपने को क्या करना है भाई, यहाँ जो क्लास में आपको बताया जाएगा, इस क्लास के माध्यम से क्या करना है, आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं, कॉपी लेकर के बैठना है। ये जो पर्सनल नोट्स बनेंगे आपके, ये जो आप कॉपी लेकर के बैठेंगे, दरअसल क्या होगा, इसमें करते क्या जाना है, आपको इनहांसमेंट करते जाना है। कि भाई क्या हुआ, आपने एक बेसिक नोट बना लिया पहले, फिर आपको लगा कि चलो ये पॉइंट भी अपन जोड़ लेते हैं, काम का लग रहा है, तो उस पॉइंट को भी हम जोड़ देंगे भाई उसमें, फिर हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को भी उसमें जोड़ देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम नई पुस्तक ही उठा करके बैठ रहे हैं। आज आपको लगा कि भाई ये पुस्तक मार्केट में नहीं आई है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको भी लेके आ गए, उस पुस्तक को भी लेकर के आ गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज में बिल्कुल नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है। क्योंकि अपने पास क्या भाई, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड समय, लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेस है ना। तो लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ क्या करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। वैशाख नंदनों वाला काम नहीं करना है अपने को। वैशाख नंदन समझते हो, वैशाख नंदन समझते, बिल्कुल नहीं समझते, ठीक है। अभी क्या है, वो नॉर्थ टू साउथ यात्रा में है, सर्च करोगे गूगल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या आता है, प्रैक्टिस एंड सेल्फ इवेल्युएशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको क्या होता है, मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती, कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर दे, मूल्यांकन कर दे, लेकिन आप इस चीज में पढ़ क्यों रहे हो, आपको स्व मूल्यांकन करो ना। जैसे यहाँ पे एमसीक्यू क्लास चलेगी, मान लो आपको 50 एमसीक्यू करवाए जाते हैं, तो आप देख लो ना कि भाई आपका 50 में से कितने एमसीक्यू आपसे बने, कितने क्वेश्चन आपसे बने, उनका डिस्कशन देखो, उनका डिस्क्रिप्शन देखो, ठीक है। ये चीज आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको डेली 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन ऐप में दिए जाते हैं, 25 क्वेश्चन टेलीग्राम में दिए जाते हैं, सभी का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जिसमें आयोग के भी क्वेश्चन शामिल होते हैं। तो आप उनको डेली लगाइए ना, वहां से डेली लगाएंगे आप, तो पता चलेगा कि हमारा स्तर क्या है अभी तैयारी का। बात स्पष्ट है। तो प्रैक्टिस एंड सेल्फ इवेल्युएशन आफ्टर द टॉपिक, भाई क्या हुआ, टॉपिक खत्म हो गया। भाई जैसे मैं बोलता हूं कि मैं 10वीं यूनिट जो मैं 10वीं यूनिट है वो आपकी कितने दिन में कवर कर दूंगा, 15 से 20 दिन में कवर कर दूंगा। तो जब मैं 15 से 20 दिन में आपकी ये यूनिट कवर कर दूंगा, तो फिर होगा क्या, तो फिर उसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन लगाने हैं, और मैं उसका रिवीजन करवा दूंगा आपका, मैं आपका रिवीजन करवा दूंगा, आप क्वेश्चन लगाइए, हो गया इवैल्यूएशन। और नोट्स को आप इनहांस कर लीजिए अपने, नोट्स को आप इनहांस कर लीजिए अपने, ठीक है। इसके बाद टेस्ट एंड एनालिसिस, क्या आता है आपका इसके बाद, टेस्ट एंड एनालिसिस। तो सप्ताह में एक टेस्ट देना बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए, सप्ताह में एक टेस्ट देना मिनिमम बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यक है आपके लिए। क्योंकि अगर आप मूल्यांकन नहीं करेंगे खुद का, तो ये नहीं पता चल पाएगा कि कितने गहरे पानी में हो, पानी यहां तक आ चुका है, यहां तक आ चुका है या नीचे है, कितने गहराई में हम, कितनी हमारी तैयारी का स्तर है। इस बात को मान के चलो, इस बात को मान के चलो कि लगभग 2.5 से 3 लाख फॉर्म भराएंगे ही भराएंगे, मोटा मोटा मान के चलो 2 से 2.5 भरा रहे हैं, ठीक है, 2 से 2.5 लाख फॉर्म भरा रहे हैं, 2 से 2.5 लाख के आसपास फॉर्म भरा रहे हैं। अगर मैं इसमें नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स को निकाल दूं, प्री के संदर्भ में नॉन सीरियस की बात कर रहा मैं,
अगर मैं प्री के संदर्भ में नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स को निकाल दूं तो लगभग तब भी क्या बच जाएंगे, 50,000 ऐसे बच जाएंगे जो थोड़ा बहुत तो अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे ना, थोड़ा बहुत ठीक ठाक तैयारी कर ही रहे होंगे। बाद में मेंस में और कम हो जाते हैं सीरियस एस्पिरेंट, बट यहां तो लगभग इतने रहेंगे। इनके बीच आपका क्या चल रहा है, घमासान युद्ध चल रहा है, ठीक है। लेकिन इस घमासान युद्ध में फायदे की बात क्या है, पटवारी वाले, कि वो लोग क्या हो गए, बाहर निकल गए भाई, क्योंकि वो लोग पटवारी में फोकस कर रहे हैं, तो हमको क्या है, उनसे बचाव हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं हम स्टडी प्लान में, ठीक है। अब आते हैं हम स्टडी प्लान में। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, स्टडी प्लान को एक ऐसे डिवाइड करेंगे ताकि क्या हो सके, पढ़ने में एक आसानी बनी रहे। तो जितने भी आयोग दिए गए हैं उन सभी आयोगों को हम 3 हिस्सों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हम उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से 3 हिस्से, एक आता है आपका संवैधानिक आयोग, एक आता है आपका संवैधानिक आयोग। ऐसे आयोग जो कहां मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। मतलब इन आयोगों की स्थापना संविधान में वर्णित अनुच्छेदों के माध्यम से की गई है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, क्या आता है आपका, भारत निर्वाचन आयोग आ जाता है, या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग आ जाता है आपका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक संवैधानिक आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी एक संवैधानिक आयोग है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं हम, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। जैसे ये क्या हो जाता है आपका, 324 के तहत हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका यूपीएससी आ जाता है, और यूपीएससी के साथ साथ कौन सा आ जाएगा, उसका छोटा भाई जो कि क्या था, नालायक था, वो कौन सा है आपका, एमपीपीएससी, ठीक है। तो इसके तहत क्या आ जाता है आपका, भाई देखो सीधी सी बात है, नालायक क्यों बोल रहे हैं अपन, घर का छोटा भाई, घर का छोटा लड़का बिगड़ गया है, यूपीएससी टाइम से एग्जाम करवाता है, एमपीपीएससी नहीं करवाता। बड़ा लड़का जिम्मेदारी समझता है, छोटा भाई नहीं समझता भाई, बात स्पष्ट है। तो ये यूपीएससी हो गया आपका किसके तहत, अनुच्छेद 315 के तहत, एमपीपीएससी भी अनुच्छेद 315 के तहत। फिर आता है आपका नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 के तहत। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये सब क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इसके बाद क्या आता है आपका, एससी कमीशन आ जाता है, अनुसूचित जाति कमीशन, और इसके बाद क्या आ जाता है आपका, अनुसूचित जनजाति कमीशन, एसटी कमीशन आ जाता है। और ऐसे ही क्या जाता है आपका, जो 2018 में बना दिया गया ओबीसी कमीशन, कौन सा आ जाता है आपका, ओबीसी कमीशन आ जाता है, कौन सा, ओबीसी कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इतने क्या हैं आपके संवैधानिक आयोग हैं, इतने क्या हैं आपके संवैधानिक आयोग हैं। इसके बाद आते हैं आपके वैधानिक आयोग, इसके बाद आते हैं आपके वैधानिक आयोग। वैधानिक आयोग के तहत क्या क्या बातें की गई हैं, तो वैधानिक आयोग के तहत आपका क्या आता है, जैसे मानवाधिकार आयोग हो गया, जैसे क्या होता है आपका मानवाधिकार। वैधानिक आयोग होते क्या हैं, या स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या आता है, स्टैट्यूटरी बॉडीज। क्या होते हैं कि देखो बहुत सारे आयोग ऐसे होते हैं जो संविधान में बनाए मेंशन क्या है, अनुच्छेदों के माध्यम से बनाए जाते हैं। लेकिन उनके अतिरिक्त बहुत सारे आयोग ऐसे भी होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन उनको बनाया गया है, वो काम करते हैं, उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं। और ये जो उनका निर्माण हुआ है, वो काम कर रहे हैं, उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं, वो किसी न किसी कानून के माध्यम से, किसी न किसी विधि के माध्यम से प्रदान की गई होंगी। तो ये जो कानून होता है, वो जो विधि होती है, उसके माध्यम से जो आयोग बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वैधानिक आयोग। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लूं, यहां पे दिया हुआ है आपका ह्यूमन राइट कमीशन, यहां पे क्या दिया हुआ है आपका, एचआरसी दिया हुआ है, ह्यूमन राइट कमीशन दिया हुआ है, मानवाधिकार आयोग दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो भाई आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया कि भाई वो क्या है, साफ साफ स्पष्ट बात निकल के आ रही है कि किस अधिनियम से बना, तो मानवाधिकार आयोग अधिनियम से बन गया। वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो होता है आपका, उसके तहत बना दिया गया उसको। और उसी की क्या होती है, उसका छोटा भाई भी है। उसका छोटा भाई कौन है, राज्य मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। बात स्पष्ट है। ऐसे ही क्या आपका महिला आयोग, क्या आता है आपका, महिला आयोग आ जाता है, विमेन कमीशन, रेखा शर्मा जी, ठीक है। तो महिला आयोग हो जाता है, तो महिला आयोग का छोटा भाई भी आ जाएगा, कौन सा, स्टेट लेवल का, स्टेट लेवल का आ जाएगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है। ऐसे ही क्या आता है आपका बाल संरक्षण आयोग आ जाता है,
ऐसे ही क्या आता है आपका बाल संरक्षण आयोग आ जाता है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी आ जाएगा। फिर आता है आपका सूचना आयोग, ठीक है, ये बाल संरक्षण आयोग बाल संरक्षण अधिनियम से बनाया गया, ठीक है। महिला आयोग अधिनियम से बनाया गया। सूचना आयोग क्या आपका आरटीआई अधिनियम से बना दिया गया। बात स्पष्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका सीबीसी आ जाता है, सतर्कता आयोग। सीबीसी आ जाता है आपका सतर्कता आयोग, 1964 में स्थापित किया गया, 2003 में बनाया गया। कौन 2003 में क्या बनाया गया, वैधानिक आयोग बनाया गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है आपका एनजीटी आ जाता है। एनजीटी भी एक कानून के तहत बनाया गया। आप लोगों से एक प्रश्न है, आप लोगों से एक प्रश्न है कि अगर मैं कहूं कि एनजीटी का संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, अथवा एनजीटी जैसा आयोग बनाया जा सकता है, एनजीटी जैसी बॉडी बनाई जानी चाहिए, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। एनजीटी क्या है, एक अभिकरण है, एक अधिकरण है, क्या है, एक ट्राइब्यूनल है। अधिकरण मतलब क्या होता है, ट्राइब्यूनल होता है। और ट्राइब्यूनल मतलब क्या होता है, ट्राइब्यूनल या अधिकरण मतलब क्या होता है, ऐसे संस्थान, ऐसे आयोग, ऐसी बॉडी जिसके पास क्या होती है, अर्ध न्यायिक शक्ति होती है। कैसी शक्ति होती है, अर्ध न्यायिक शक्ति होती है। अर्ध न्यायिक शक्ति में क्या होता है भाई, उसके पास थोड़ी सी ही न्यायिक शक्तियां रहेंगी। जैसे कि उदाहरण के लिए वो किसी को जेल नहीं भेज सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, फाइन लगा सकता है, अर्थदंड लगा सकता है। बात स्पष्ट हो गई, ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण को स्थापित किया जाना चाहिए, या ऐसे अधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। यहीं से ही तो आपके प्रश्न निकल करके आते हैं, यहीं से आपके प्रश्न निकल करके आते हैं, ठीक है। बताइए आप लोग जो प्रश्न पूछा, किस अनुच्छेद के माध्यम से हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित कर सकते हैं, या ऐसी बॉडी स्थापित कर सकते हैं, इस प्रकार की बॉडी, ठीक है। तो आपका एक होता है अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 323 का ए और अनुच्छेद 323 का बी। क्या होता है, बी, ठीक है। इनको पढ़िए, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, एनजीटी मिल जाएगा। जब हम एनजीटी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से समझेंगे, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है आपका वैधानिक आयोगों में आखिरी आयोग, वैधानिक आयोगों में आखिरी आयोग क्या हो जाता है आपका खाद्य संरक्षण आयोग। खाद्य संरक्षण आयोग दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक, जो खाद्य संरक्षण अधिनियम बनाया गया था भारत सरकार द्वारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, कब बनाया गया, 2013 में, उसके माध्यम से मिल जाएगा। और दूसरा मिल जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में क्या किया गया, इसके संबंध में काम किया गया। बात स्पष्ट है यहां तक, यहां तक बात स्पष्ट है। खाद्य संरक्षण आयोग ये वैधानिक आयोग हैं। तीसरे आते हैं आपके कार्यकारी आयोग, तीसरे आते हैं आपके कार्यकारी आयोग। ये क्या होते हैं भाई, तो देखो संविधानिक आयोग क्या है, जो संविधान में उल्लेखित है। वैधानिक आयोग क्या है, जो संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन किसी न किसी कानून के माध्यम से बनाए गए हैं। और तीसरा प्रकार क्या आता है आपका कि ऐसे आयोग जो ना संविधान में उल्लेखित हैं, ना ही कहां उल्लेखित है, किसी कानून में उल्लेख किया गया है। मतलब ना वो संविधान से बने हैं, ना कानून से बने हैं, तो फिर बने कैसे, तो फिर बने कैसे, तो देखो कार्यपालिका के पास, कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद है ना, कार्यपालिका के पास क्या होती है, शक्ति होती है। कार्यपालिका के पास क्या होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है। क्या होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है। क्या होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यकारी शक्ति होती है। उस कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उस कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए वो क्या कर सकते हैं, उस कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए वो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के आयोगों की स्थापना कर सकते हैं। इसका मतलब कि इस प्रकार के आयोगों को स्थापित करने के लिए संसद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राष्ट्रपति के साइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, संसद में नहीं जाना होता है, विधायिका में नहीं जाना होता है। डायरेक्टली मोदी जी को लगा कि एक आयोग बनाना चाहिए, तो उनने आयोग बना दिया। कैसे बना, उनने साइन कर दिए कागज में कि आज से ये क्या है, आयोग बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के लिए कि नीति आयोग है, नीति आयोग क्या है, कार्यकारी आयोग है। नीति आवाज आ रही है आप लोगों को, अभी आप लोगों को आवाज आ रही है,
शायद नेटवर्क इशू हुआ था। ठीक है, तो जैसे प्रथम अध्यक्ष कौन है, अंतिम अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में सदस्य कौन कौन है, तो इस प्रकार की बातें उसके तहत क्या है आपकी आ जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक बड़ा पोर्शन है जो ज्यादा महत्व रखता है, वो कौन सा पोर्शन है, वेबसाइट वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन है, वेबसाइट वाला पोर्शन। इसका मतलब क्या है वेबसाइट वाले पोर्शन का, तो वेबसाइट वाले पोर्शन में हमको क्या मिलता है, उनका करंट मिलता है। के है ठाकुर जी, ठीक है, बढ़िया आवाज आ रही है ना। तो वेबसाइट वाले पोर्शन से क्या मिलता है हमको, उनका करंट मिलता है, उनका समसामयिकी मिलता है। और समसामयिकी का महत्व इस पोर्शन में ज्यादा है, क्योंकि वर्तमान में उसके कौन पदाधीन अधिकारी हैं, ये हमको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये पूरी क्या थी आपकी बातें थी। आज की क्लास, आपकी आयोग की क्लास यहीं तक रहेगी। यहां से राकेश, आज से अभी से ही क्या हो जाएगी, राकेश सर की क्लास कंटिन्यू होगी। क्योंकि आज अपना क्या था, सिलेबस का डिस्कशन था, ज्यादा खास बातें थी नहीं अपने पास, लेकिन चूंकि सिलेबस को डिकोड करना, सिलेबस को समझना क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक था। अगर हम सिलेबस, हमारे एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझेंगे तो समस्या ये जाएगी कि हमको पढ़ना कैसे, वो सब समस्या उभर करके आएंगी। कल की क्लास से हम क्या चालू करेंगे, आपका भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करेंगे, इंडिया को चालू करेंगे। बात स्पष्ट है। ठीक है, तो ये कल से हम चालू करेंगे। आज की क्लास में, अभी तक की क्लास में, दोनों क्लासेस का, पॉलिटी की क्लास का और यहां की क्लास का, अगर कोई भी डाउट है, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना ये क्लास कंटिन्यूएशन में रहेगी। और अब से क्या है, ठीक 2 मिनट बाद राकेश सर क्या करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पूछ सकते हैं आप लोग, अगर कुछ पूछना चाहें तो कुछ भी बातें कर सकते हो, घर परिवार की बातें कर सकते हो। ठीक है, पारिवारिक आदमी है, सामाजिक आदमी है, बात कर लेंगे अपन भी उसके बारे में। तो 2 मिनट बाद क्या होगा, राकेश सर की क्लास चालू होगी। कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप लोग। रामू सिंह जी है ना, रामू जी, मेंस की क्लास का मैंने आपको बताया हुआ था, मेंस की क्लास का मैंने आपको बताया हुआ था। मेंस की क्लास क्या रहती है भाई, सुबह से रहती है, सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर में 12 बजे तक क्लास रहती है। सुबह 8 से लेकर के 9 बजे तक क्या क्लास रहती है आपकी, सोशियोलॉजी की क्लास रहती है। किसकी क्लास, समाज शास्त्र की क्लास रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या रहती है आपकी, 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक किस चीज की क्लास रहती है आपकी, इथिक्स की क्लास रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीति शास्त्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके बाद 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपकी किसकी क्लास रहती है, मैथमेटिक्स की क्लास रहती है। किसकी क्लास रहती है, मैथमेटिक्स की। और 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपकी क्या रहती है, राकेश सर की इंडियन हिस्ट्री की क्लास रहती है। किसकी, इंडियन हिस्ट्री क्लास रहती है। ये मैं बात कर रहा हूं सुबह जो मेंस की क्लासेस रहती हैं उसके बारे में। ठीक है, संतोष शर्मा जी, सर बुक कौन सी लेनी है, कोई सी बुक नहीं लेनी है। ठीक है, अगर लेनी भी होगी तो हम आपको बता देंगे, बट अभी के लिए फिलहाल, ठीक है, अभी के लिए कोई बुक नहीं लेनी है। एटलीस्ट यूनिट 10 के लिए तो कोई पुस्तक नहीं लेनी है। मैं आपको जितना कंटेंट दूंगा उतना मोर देन सफिशियंट रहेगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक, और कोई डाउट। हाँ रामू सिंह जी, सुबह सुबह। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो राकेश सर की क्लास आगे कंटिन्यू। जी चालू हो जाएगी, वो खोलता रहेगा, चलेगा, बच्चों को सामने खड़े हैं सर।
चलिए नमस्कार साथियों। माइक लेना पड़ेगा। हाँ यार, बगैर माइक के